मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट, यानी एजेंट के अधिकार अब क्या रहेंगे। तो अथॉरिटी जो होती है यानी अधिकारों की अगर बात करें तो एजेंट के वही अधिकार होते हैं जो प्रिंसिपल के द्वारा उसको दिए जाते हैं, राइट। अब जो उसकी अथॉरिटी होती है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो जो उसको बता कर दी जाती है, यानी कि वर्ड्स के द्वारा बोलकर या लिखकर उसकी जो अथॉरिटी डिसाइड करता है प्रिंसिपल, ठीक है, जिसे आप एक्सप्रेस अथॉरिटी कह सकते हैं। और एक अथॉरिटी होती है इम्प्लाइड, जो सरकमस्टांसेस पे आधारित होती है। कई बार क्या होता है कि आपको बताया नहीं गया कि आपको आपको क्या क्या अधिकार हैं, लेकिन कई बार हालात कुछ इस तरीके के आ जाते हैं कि आपको वो काम भी करने पड़ जाते हैं जो शायद आपको बोलकर नहीं बताए गए, ठीक है। तो वो सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। तो उन केसेस में वो काम भी आप कर सकते हो जो आपको डिफाइन नहीं किए गए हैं, राइट। अब हम बात करेंगे कि एजेंट की अथॉरिटी को कैसे हम कहाँ तक मतलब लेके जा सकते हैं, अथॉरिटी की सीमा क्या है, ठीक है। तो अभी इसके लिए हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम नॉर्मल सीमा की बात करें या नॉर्मल एक्सटेंट की बात करें, यानी कि कहाँ तक एजेंट के अधिकारों की सीमा है, तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि अगर एजेंट को बता दिया गया है कि आपके ये अधिकार हैं, तो वो उन अधिकारों के बीच में ही रहकर कार्य करेगा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। जैसे अगर आपको ये बोला गया है कि आपको बिज़नेस संभालना है और या फिर आपको अगर एक मकान बेचना है, राइट, आपको कोई अपने लिए एजेंट नियुक्त करता है और आपको कहा जाता है कि आपको मकान बिकवाने में मदद करनी है, तो उस मकान को बिकवाने के लिए जो जो कार्य होंगे वो आप करेंगे, राइट। तो वो एक क्लियर कट बात है ना कि आपको सिर्फ एक मकान ही बेचना है और मकान के लिए आप क्या डीलर ढूंढेंगे और आपको रेट बता दिया जाएगा, तो आप उस रेट के हिसाब से ही मतलब बायर ढूंढेंगे, इस तरीके का काम करेंगे ना, तो आपकी एक सामान्य सीमा रहेगी, ठीक है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये सीन रहेगा। हालांकि अभी अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ, आप बिज़नेस करते हैं और अगर आप अपने बिज़नेस के लिए किसी एजेंट को नियुक्त करते हैं, अब बिज़नेस में कोई ये काम तो होता नहीं है, उसमें तो सेल परचेज़ रहेगा, ट्रेडिंग रहेगा, कहीं से रॉ मटेरियल लेना है, कहीं पे कहीं से सप्लायर से कहीं कहीं आपको लेबर लगाना है, कहीं से मशीनरी लेनी है, कहाँ प्रोडक्शन होना है, लेबर की अपॉइंटमेंट होनी है, उनको सैलरी देनी है, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना। तो अभी बिजनेसमैन जब एजेंट को नियुक्त करता है तो उसको बिज़नेस चलाने के लिए लगाया गया है, तो बिज़नेस चलाने के लिए जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी वो एजेंट कर सकता है। हमें वो एक अलग अलग डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ से मतलब सामान आपने लाना है ले जा, एक एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। उस बिज़नेस को नॉर्मली चलाने के लिए जो जो डेली रूटीन के काम हैं वो सब आप करेंगे, ठीक है। तो वो सारी आपकी अथॉरिटी के अंदर आते हैं। अब आती है बात एजेंट की अथॉरिटी जब इमरजेंसी का केस हो, बात वहाँ आ गई सर्कमस्टांसेस की। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि एजेंट को कुछ ऐसे कार्य भी करने पड़ सकते हैं जो उसकी अधिकारों के अंदर नहीं आते, अधिकारों के बाहर आते हैं। लेकिन वो सीन क्या रहेगा कि मान लीजिए कुछ इमरजेंसी आ गई है और आप के एजेंट ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, आप मिल नहीं रहे, मतलब आपसे बात नहीं हो पा रही है, और सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरीके के हैं कि कोई क्विक डिसीज़न लेना है, तो एक समझदार व्यक्ति उन हालात में जो डिसीज़न ले सकता है वही आपका एजेंट या वही आपको लेने चाहिए। और इन दैट केस अगर वो डिसीज़न आपके अधिकारों की लिमिटेशन के बाहर भी जाकर हों तो आप ले सकते हो। उसके लिए भी आपका प्रिंसिपल उतना ही जिम्मेवार है जितना नॉर्मल कार्यों के लिए है, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि वो इमरजेंसी क्या थी और इन दैट केस क्या आपने अपने प्रिंसिपल को कांटेक्ट करने की कोशिश की और क्या ऐसे हालात थे कि क्या उनसे बच पाना असंभव था। इस तरीके की सारी चीज़ें हम देखेंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रिंसिपल एजेंट के उन कार्यों के लिए, उन बातों के लिए तो जिम्मेवारी लेता है जो उसने अपने अधिकारों के यानी कि राइट्स में रहकर, जो उसको दिए गए हैं राइट्स, उन राइट्स की सीमा के अंदर रहकर काम किए हैं, तो उसके लिए तो प्रिंसिपल जिम्मेदार है क्योंकि प्रिंसिपल ने दे ही रखे हैं वो अधिकार। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी इफ़ agent does anything beyond the rights,
राइट, बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ राइट, देन क्या प्रिंसिपल का स्टेटस क्या रहेगा? तो प्रिंसिपल को इमरजेंसी में किए गए कार्यों की भी उतनी ही जिम्मेदारी लेनी होगी जितनी वो नॉर्मल कार्यों के लिए लेता है, राइट। थर्ड वन आ रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए क्या होता है कि एक प्रिंसिपल ने एजेंट को लगाया है, अब एजेंट अपना सारा कार्यभार किसी और को सौंप कर नहीं जा सकता, ऐसी उसको परमिशन नहीं है। आप अथॉरिटी किसी को नहीं दे सकते, जो अथॉरिटी आपको दी जाए वो आप अधिकार जो है आगे सौंप नहीं सकते, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस की मैं बात कर रही हूँ, कारण क्योंकि एजेंसी जो होती है वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिश्ता है। हम किसी ऐसे पर्सन को तो अपना एजेंट नहीं लगाएंगे ना जिस पर हमें भरोसा नहीं है या जिसको हम जानते नहीं हैं। लेकिन अगर हमारा एजेंट हमसे पूछे बगैर या हमें बताए बगैर या अपने कार्य को जो हमने काम उसको सौंपा है उस काम के लिए वो किसी और बंदे की अपॉइंटमेंट कर देता है या अपने आप ही किसी को काम दे देता है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। क्योंकि हो सकता है जो जिस पर्सन को वो लेकर आ रहा है वो पर्सन अच्छा ना हो, वो डाउटफुल हो, वो फ्रॉडी हो, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो इस वजह से ही इस तरीके की परमिशन नहीं होती है एजेंट को। लेकिन कुछ केसेस में जब काम का नेचर कुछ इस तरीके का है, जैसे मान लो क्लरिकल नेचर का काम है या उस बिज़नेस का जो सिस्टम है वो इस तरीके का है कि बिना किसी और की हेल्प लिए एजेंट सारा काम अकेले नहीं कर पाएगा। हो सकता है वर्कलोड इतना ज़्यादा आपने उसको दे दिया है तो अकेला वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर प्रिंसिपल की नॉलेज में है ये चीज़, प्रिंसिपल को बताकर कर रहा है, प्रिंसिपल से पूछकर कर रहा है कि भाई मैं ये काम किसी और से करवा लूँ क्या, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, एंड इफ़ प्रिंसिपल हैज़ नो ऑब्जेक्शन देन देयर इज़ नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब अपना काम अगर वो किसी और से करवाता है तो इसका मतलब वो और पर्सन, जो दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन है, वो कौन कहलाएगा? उसे हम कहेंगे या तो सब एजेंट या कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। देयर आर टू वर्ड्स, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो हम बात करेंगे अब हम सब एजेंट की। सब एजेंट का मतलब क्लियर हो गया, प्रिंसिपल ने एजेंट को लगाया, एजेंट ने आगे एक थर्ड पर्सन को लगाया काम में हाथ बटाने के लिए, उसे हम सब एजेंट कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब प्रिंसिपल की नॉलेज में हो, नंबर एक, उसकी परमिशन से हो, और दूसरी बात जो नॉर्मल प्रैक्टिस, मतलब उस बिज़नेस का नेचर इस तरीके का है कि वहाँ पर हम किसी और की हेल्प आराम से ले सकते हैं और इस तरह की कोई परेशानी हमें नहीं होगी, ठीक है। अब कंडीशन है कुछ अपॉइंटमेंट की, वैसे तो बोल रहा है ना वो कि यू कांट डेलीगेट योर रिस्पॉन्स। देखिए अथॉरिटी तो आप एक तरह से डेलीगेट अथॉरिटी कर सकते हो, आप अधिकार तो दे सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में ऐसा भी करना पड़ता है। वो अब सर्कमस्टांसेस में क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि जब प्रिंसिपल ने अपनी परमिशन दे दी है, राइट, जब उस व्यापार की नॉर्मल प्रैक्टिस, मतलब उस व्यापार का प्रचलन कुछ ऐसा है कि वहाँ ये काम हो सकता है, और फिर प्रिंसिपल को एजेंट की इंटेंशन का पता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है और सब एजेंट लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा परफॉर्मेंस, यानी काम कुछ क्लैरिकल नेचर का है, उसमें कोई बिज़नेस के सीक्रेट्स आउट होने का टेंशन नहीं है, कुछ इस तरह की बात नहीं है। और फिर क्या हो सकता है, पर अगर वो सब एजेंट नहीं लगाता है तो वो अकेला काम नहीं कर पाएगा। और ऐसी कोई भी इमरजेंसी, हाँ, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी है कि भाई हमें तीसरे पर्सन की मदद लेनी ही पड़ेगी, इन दैट केस वी कैन अपॉइंट अ सब एजेंट, राइट। समझ में आई मेरी बात कि सब एजेंट तब आप लगा सकते हो, ओके। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ वी वर टॉकिंग अबाउट सब एजेंट, ओके, ये हो गया। चलिए जी, अब कह रहा है लीगल ऑब्लिगेशन क्या रहेंगे प्रिंसिपल एजेंट और सब एजेंट के बीच में, मतलब क्या रिश्ता रहेगा। देखिए प्रिंसिपल ने एजेंट को लगाया, एजेंट ने सब एजेंट को लगाया, ये बात क्लियर हो गई। तो जो सब एजेंट है वो एजेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एजेंट बीच में आ गया ना, ये प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। अगर सब एजेंट कोई गड़बड़ करता है तो एजेंट उसकी जिम्मेदारी लेगा, कारण क्योंकि लगाया किसने है, एजेंट ने। सिमिलरली अगर एजेंट कोई गड़बड़ करता है तो कौन जिम्मेदारी लेता है, प्रिंसिपल की, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने के लिए।
तो ऑब्लिगेशन हम देखेंगे, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एक तरह से जिम्मेदारी या दायित्व आपका क्या रहेगा। तो अगर तो सब एजेंट प्रॉपर तरीके से लगाया गया है, प्रॉपर तरीके का मतलब होता है प्रिंसिपल की परमिशन से लगाया गया है, ठीक है, तो फिर क्या क्या रहेगा, तो फिर ये रहेगा ना कि प्रिंसिपल को पता है एजेंट की इंटेंशन का भी, एजेंट ने कोई गलत नहीं किया, मुझसे पूछ के किया है। तो अगर सब तो जो ये प्रिंसिपल है वो एजेंट और सब एजेंट दोनों के कार्य के लिए थर्ड पार्टी के प्रति जिम्मेदारी लेगा। समझ में आई बात। जब वो प्रॉपरली अपॉइंट किया जाएगा तो इसका मतलब प्रिंसिपल की नॉलेज में है, तो नॉलेज में है तो फिर प्रिंसिपल अवॉइड नहीं कर सकता ना। तो प्रिंसिपल इज़ लाइबल टू द थर्ड पार्टी, किसके लिए, उस एजेंट के लिए तो है ही है, लेकिन सब एजेंट के लिए भी है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एजेंट इज़ लाइबल टू द प्रिंसिपल, और एजेंट जो है किसके लिए प्रिंसिपल के प्रति लाइबल है, वैसे लाइबल तो अपने कामों के लिए तो था ही, लेकिन अब क्योंकि उसने सब एजेंट भी लगा लिया है इसलिए सब एजेंट के कामों के लिए भी प्रिंसिपल के प्रति लाइबल रहेगा, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि सब एजेंट इज़ लाइबल टू द एजेंट। ऑब्वियसली मैंने बता दिया सब एजेंट को लगाया किसने है, एजेंट ने लगाया है, तो सब एजेंट अपने कामों के लिए किसके प्रति जवाबदेही है, मतलब अकाउंटेबल है एक एजेंट के प्रति। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर सब एजेंट कोई फ्रॉड करता है तो प्रिंसिपल भी डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, नॉर्मल केसेस में सब एजेंट एजेंट के प्रति, एजेंट प्रिंसिपल के प्रति उत्तरदायी है, बट अगर सब एजेंट कोई फ्रॉडुलेंट कोई काम करता है तो अपने कार्यों के लिए वो प्रिंसिपल के प्रति भी उत्तरदायी रहेगा, यानी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है जी। ये बात क्लियर हो गई। तो एक तरीके से एक कहानी है कि भाई अगर मान लो कल को पैसों की बात है, जैसे एजेंट अपने सैलरी के लिए प्रिंसिपल को बोल सकता है ना, प्रिंसिपल के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। सिमिलरली सब एजेंट अपने पैसों के लिए किसको बोलेगा, एजेंट को बोलेगा। वो प्रिंसिपल को बोल सकता है, नहीं, उसको नहीं बोल सकता, कारण उसको लगाया तो किस एजेंट ने है ना, ओके। सो यहाँ पे देखा जाएगा तो तीनों में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन प्रिंसिपल और एजेंट का है, और एजेंट और सब एजेंट का है, लेकिन सब एजेंट और प्रिंसिपल का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, ओके। देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट, ओके। प्रिंसिपल और सब एजेंट बोथ एक दूसरे के खिलाफ इनिशियल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं कर सकते। सब एजेंट एजेंट के खिलाफ कर सकता है, प्रिंसिपल एजेंट के खिलाफ कर सकता है, बट सिर्फ फ्रॉड जैसी चीज़ ऐसी है कि प्रिंसिपल जो है एजेंट के साथ साथ सब एजेंट को भी जिम्मेवार बना सकता है, ठीक है जी। अब दूसरा पोर्शन आ रहा है कि सब एजेंट की प्रॉपरली अपॉइंटमेंट नहीं है, यानी कि प्रिंसिपल की नॉलेज में नहीं है। जब प्रिंसिपल की नॉलेज में ही नहीं है तो प्रिंसिपल तो सब एजेंट को जानता ही नहीं जानता ना। अब कोई भी गड़बड़ होती है प्रिंसिपल तो उठाकर एजेंट को ही जिम्मेवार बनाएगा, चाहे फ्रॉड हो चाहे ना, कुछ भी गड़बड़ हो प्रिंसिपल हमेशा एजेंट को ही रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। कारण क्योंकि एजेंट ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई सब एजेंट ने गड़बड़ करी है, ठीक है। कारण यह है कि आपने लगाया है तो आप भुगतो उस चीज़ को, ओके। अगर प्रिंसिपल की नॉलेज में होता, प्रिंसिपल की परमिशन से लगाता, देन कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो प्रिंसिपल ही जिम्मेवारी लेता उस चीज़ की भी, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। तो अब देखिए क्या कह रहा है वो कि प्रॉपरली अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो उसे हम बोलेंगे अनऑथोराइजली अपॉइंटेड, यानी कि अनऑथोराइज तरीके से अपॉइंटमेंट हुई है, राइट। तो प्रिंसिपल इन सच ए सिचुएशन विल सीज टू बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द सब एजेंट। नॉर्मल सिचुएशन में प्रिंसिपल एजेंट सब एजेंट दोनों के कामों के लिए थर्ड पार्टी के प्रति अकाउंटेबल था, बट अब इस केस में एजेंट के लिए होगा, सब एजेंट के लिए नहीं होगा। दूसरी बात, प्रिंसिपल जो है सब एजेंट को कोई भी काम के लिए जिम्मेदार नहीं बना सकता, वो फ्रॉड भी क्यों ना हो। यहाँ पे कह रहा है इन केस ऑफ फ्रॉड जो है सब एजेंट के वजह से हो गया हो तो प्रिंसिपल उसके खिलाफ प्रोसीडिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं प्रिंसिपल प्रोसीडिंग नहीं कर सकता, कारण सब एजेंट तो उसके रडार में है ही नहीं, राइट। जब सब एजेंट उसकी परमिशन से लगाया ही नहीं है तो प्रिंसिपल को उसको कोई कुछ भी कहने का अधिकार ही नहीं है, ठीक है जी। अब कह रहा है जो एजेंट है जिसने अनऑथोराइज तरीके से सब एजेंट को लगाया है वही लायबल रहेगा प्रिंसिपल के प्रति, अपने साथ साथ अपने कार्य के लिए तो रहेगा, लेकिन यहाँ जो प्रिंसिपल है ना सब एजेंट की जिम्मेवारी नहीं ले रहा, अब वो सिर्फ एजेंट की लेगा। तो एजेंट है जो सब एजेंट के गड़बड़ के लिए थर्ड पार्टी के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अगर ठीक ठाक लगाता तो प्रिंसिपल रहता, लेकिन क्योंकि उसने अपनी मनमर्जी की है इसलिए अपनी गलतियों की सज़ा तो वो अकेला ही भुगतेगा ना, ओके।
और लास्ट में आ रहा है प्रिंसिपल अगर रेटिफाई कर देता है। अब रेटिफाई समझते हो ना कि भाई तुमने मेरी परमिशन के बगैर लगा लिया सब एजेंट, लेकिन बाद में अगर मुझे लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू कोई बड़ी डील नहीं है, कोई नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट के इस काम को रेटिफाई कर दिया। और जैसे ही रेटिफाई कर दिया तो वो इस कैटेगरी में आ गया कि भाई बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर सब एजेंट की अपॉइंटमेंट उसकी मर्जी से होती तो जो कार्य वो करता, वो काम करता, वही वो अब करेगा, राइट। अब बात आती है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन होता है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वो होता है जो सब एजेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वो है, जैसे मान लीजिए मुझे एक मकान बेचना है और मैंने एक एजेंट की अपॉइंटमेंट कर दी कि भाई तुम मेरा मकान बिकवाओ, ठीक है जी। लेकिन वो उस चीज़ को ज़्यादा सा जानता नहीं है। उसने कहा मैडम ऐसा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो है ना एक पर्सन है जो बहुत ही बढ़िया है और जो इस काम को बहुत अच्छे से समझता है, आप कहो तो मैं उससे बात करूं। तो मैंने कहा हाँ करो। तो उसने क्या किया, उस पर्सन से बात करी और मुझे तो लगा कि हाँ ठीक है। तो वो जो थर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, उसको सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कहा जाएगा। कारण कि नॉर्मली मेरा एजेंट मेरा बिज़नेस संभालता है, लेकिन अचानक मेरा एक मकान रखा है जो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको बेच दूं। अब मकान उसने कभी बेचा नहीं है, तो उसने उसके लिए किसी डीलर से बात करी। उस डीलर को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट बोलेंगे, ठीक है ना। उसने बिज़नेस के कार्य के लिए नहीं लगाया, उसने एक ऐसे काम के लिए लगाया है जो उसकी स्किल और नॉलेज के परे है, यानी कि उसको उसकी नॉलेज नहीं है, इसलिए उसको तीसरे पर्सन की हेल्प लेनी पड़ी। नाउ अब आ जाए पॉइंट पे कि एजेंट जो हमारे द्वारा लगाया जाता है वो सारे काम नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो काम कई बार उसकी नॉलेज के हिसाब से नहीं होते। तो ऐसा पर्सन जो इस काम के लिए स्पेशली लगाया जाता है, सच अदर पर्सन इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ठीक है जी। अब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट आपने लगा लिया, तो अब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की जो कंडीशन होगी ना वो बिल्कुल वैसे होगी जैसे नॉर्मल एजेंट की होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एजेंट को हमने एक तरह से पहले लगा लिया है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को बाद में लगाया है। लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं है, वो सब एजेंट नहीं है, वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, ठीक है। उसको एजेंट नहीं लगा रहा, उसको एक तरीके से इनडायरेक्टली आप ही लगा रहे हो, बस ये मान के चलना। आपके कहने पर एजेंट लगा रहा है। अब आप कहोगे कि सब एजेंट भी तो मेरे कहने पे लगाया था, नहीं, कई बार सब एजेंट हमारे कहने के बगैर भी तो लगा लेता है ना। लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हमेशा प्रिंसिपल के कहने पर ही एजेंट ढूंढेगा और लगाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजेंट को कोई मतलब नहीं है वो गड़बड़ करे, घोटाला करे, कुछ करे, वो आप जानो और वो थर्ड बंदा जाने, एजेंट बीच में से हट जाएगा। उसने बस आप दोनों को मिलवा दिया और बात ख़त्म। अब आप जानो और वो जाने, एजेंट का कोई रोल नहीं है इसमें। यानी कि कल को अगर तुम उस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के पैसे नहीं देते हो, कोई गड़बड़ करता है, तो तुम दोनों आपस में निपटोगे, एजेंट का कोई मतलब नहीं है उसमें, ठीक है ना। चलिए जी, अब आ जाते हैं इन दोनों के डिफरेंस में, डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। सब एजेंट को कौन लगाता है? एजेंट लगाता है, ठीक है। और ये कब लगाया जाता है? अगर मान लो व्यापार में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, काम ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हमेशा प्रिंसिपल की ही परमिशन से और उसकी अप्रूवल से ही लगाया जाता है, ठीक है। और पर्टिकुलर कार्य के लिए, देखो, सम स्पेसिफिक फंक्शन के लिए लगाया जाता है। उसके अलावा सब एजेंट जो है वो किसके कंट्रोल में रहता है? एजेंट के। लेकिन आपका सब्स्टिट्यूटेड एजेंट आपकी ही के कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा वो अपना रेम्यूनरेशन आपसे मांग सकता है। किससे? कौन? सब एजेंट अपना रेम्यूनरेशन एजेंट से ही मांग सकता है, प्रिंसिपल से नहीं मांग सकता। लेकिन ये तो भैया आपका ही लगाया हुआ बंदा है एक तरह से, चाहे लगाया एजेंट ने है पर आपके कहने पे लगाया है, तो अपनी रेम्यूनरेशन वो आप ही से ही मांगेगा, ठीक है। अब सब एजेंट के कामों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एजेंट है, ठीक है। और एजेंट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? प्रिंसिपल के प्रति, ठीक है। सब एजेंट के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल है और एजेंट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? प्रिंसिपल के प्रति। लेकिन सब एजेंट अगर फ्रॉड करता है तो प्रिंसिपल डायरेक्टली उसके खिलाफ अटैक कर सकता है। यहाँ आ जाइए, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट बिल्कुल वैसे काम करेगा जैसा आपका एजेंट करेगा, तो वो डायरेक्टली आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल है अपने हर काम के लिए, ठीक है। फिर आ रहा है प्रिंसिपल कैन नॉट होल्ड अ सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल। ऑब्वियसली बोल दिया ना, सब एजेंट से आपका कोई कनेक्शन नहीं है,
चाहे आपकी परमिशन से क्यों ना लगा हो, चाहे आपकी परमिशन के बगैर लगा हो, लेकिन आप उसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं ले सकते, कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, सिर्फ तब ले सकते हो जब वो फ्रॉड कर रहा हो और आपकी परमिशन से लगाया गया हो तब। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। प्रिंसिपल जो है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के खिलाफ बिल्कुल वैसे ही एक्शन ले सकता है जैसे वो अपने एजेंट के खिलाफ ले रहा है। तो समझ आ गया जी दोनों का डिफरेंस। अब आ जाता है हमारे पास, एक मिनट, ये है को एजेंट, थोड़ा सा इधर चला गया है। को एजेंट होता है कि अगर एक काम के लिए हमने एक साथ 2 एजेंट लगा दिए हैं तो वो को एजेंट हो जाएंगे। हम उन दोनों में काम बांट देंगे, भाई ये काम तूने करना और ये काम तूने करना, वो को एजेंट रहेंगे, सब एजेंट नहीं है। वो दोनों बराबर हकदार हैं, दोनों हमारे लिए एक जैसे ही हैं। ठीक है, बस काम को मिलकर कर रहे हैं, इतना फ़र्क है। ओके जी, अब आ जाता है टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। सब एजेंट की अथॉरिटी कब ख़त्म होती है? तभी ख़त्म हो जाएगी जब एजेंट, अब मान लीजिए मैंने एजेंट को हटा दिया, भैया जा तू, टाटा बाय बाय, तो जैसे ही वो हटा वो सब एजेंट ऑटोमेटिकली ख़त्म। मैंने थोड़ा ना लगाया भैया तुमको, तुम्हारे एजेंट ने लगाया ना, मैंने एजेंट को हटा दिया, अब तुम जानो वो जाने, मेरा तो कोई मतलब नहीं तुम्हारे से। ठीक है ना, तो जैसे ही एजेंट की अथॉरिटी ख़त्म, सब एजेंट की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अब आगे अगला पॉइंट आता है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट एज अगेंस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल के जो प्रति एक एजेंट की क्या तो राइट्स हैं और क्या अथॉरिटीज़ हैं। सबसे पहले हम अथॉरिटीज़ मतलब राइट्स और ड्यूटीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले हम ड्यूटी की बात करते हैं। पहली ड्यूटी क्या है एजेंट की? मान लीजिए, अब आप सोच के देखो, अगर आप किसी के एजेंट हो, आप किसी का काम कर रहे हो, तो आपकी ड्यूटी क्या होती है कि आप उसके लिए एक अच्छे तरीके से काम करो, सावधानी से करो, बेईमानी ना करो, उसको पूरा हिसाब किताब दो, पैसों का ईमानदारी से रिकॉर्ड रखो, सब कुछ अच्छे से मेंटेन करो, रिकॉर्ड चेक, और उसको जो है उसको हेल्प करो जो वो काम चाहता है, और अपना पूरा स्किल इस्तेमाल करो। यही बातें होगी ना। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल। भाई प्रिंसिपल ने जो जो इंस्ट्रक्शन दिया है ना, आपको काम वैसे ही करने हैं। अब आपको कहा है कि इस गोदाम में सामान रखो, तो उसी गोदाम में रखोगे। आप दूसरे गोदाम में रखोगे और वहाँ आग लग गई तो क्या होगा? प्रिंसिपल तो आपका ही सर फोड़ेगा कि भैया मैंने तो कहा था ना कि इस गोदाम में मत रख। हालांकि आपकी इंटेंशन ठीक रही होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रही है कि आपने कोई जानबूझ के किया है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा समझदार हैं और हम जो सामने वाला है वो बेवकूफ़ है। तो कई बार हम अपनी समझदारी का परिचय देने के चक्कर में जो है कई बार कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे नुकसान भरना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी प्रिंसिपल एजेंट को कोई इंस्ट्रक्शन दे तो एजेंट की ड्यूटी है कि वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, और उसके अलावा फिर उसमें कोई नुकसान हो जाता है फिर उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। भैया प्रिंसिपल ने कह दिया था, हमने कर दिया, अब वो जाने और उसका हम तो कुछ नहीं कर सकते इस बात में। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ टू वर्क विद रीजनेबल केयर, स्किल एंड इंटेलिजेंस। वो तो है ही भाई, जिस तरह से आप अपना काम बड़ी ईमानदारी से और अच्छा तरीके से और केयर से करते हो, वैसे ही काम प्रिंसिपल का भी करो। उसके लिए क्यों लापरवाही कर रहे हो? ठीक है, तो आपको अपना काम बहुत अच्छे से करना है। उस ट्रेड के जो भी जिस तरीके के व्यापार में आप हो, उस व्यापार में जो भी स्किल की ज़रूरत है उस स्किल के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, और अच्छे से कार्य को निपटाना है, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही करते हो और कोई लॉस होता है तो किसकी जिम्मेवारी होगी? आपकी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि आपने गड़बड़ करी है। ठीक है, फिर आ रहा है टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। तो मैंने बता दिया कि क्योंकि बिज़नेस संभाल रहे हो आप, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप हर चीज़ पे नज़र रखो, क्योंकि आपको अपना कार्य बिल्कुल ईमानदारी से करना है। सो यू आर एक्सपेक्टेड टू कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। अब कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा लापरवाही कर जाते हैं, उससे क्या होता है दूसरे लोग जो है बीच में बेईमानी कर जाते हैं, तो नुकसान किसका होगा? प्रिंसिपल का होगा। फिर प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल किसको बनाएगा? तुमको बनाएगा। इसलिए अच्छा यही है कि आप अच्छे से अकाउंट्स मेंटेन करो। फिर आ जाता है टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी। अब मान लीजिए कोई परेशानी आ गई है, कुछ मुश्किल आ गई है, तो आप सबसे पहले किसको कांटेक्ट करोगे? ऑब्वियसली प्रिंसिपल को करोगे। पर कई बार ऐसा होता है कि प्रिंसिपल नहीं है, आपसे बात नहीं हो पा रही है और इमरजेंसी ऐसी है कि क्या करें। तो अब आपको आपकी समझदारी का परिचय देते हुए जो आपको ठीक लगे वो करना है। उसमें फिर आप गुड फेथ में काम कर रहे हो, और अगर उसके बाद भी कोई नुकसान होता है देन आपकी जिम्मेवारी नहीं रहेगी।
देखो, सबसे ऊपर वाले पॉइंट में तो आपने उसकी इंस्ट्रक्शन नहीं मानी थी तो नुकसान हुआ था, चाहे आपने समझदारी की थी तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पे तो वो आपसे उससे आपकी बात ही नहीं हो पा रही ना, तो अब तो आपको अपना डिसीज़न लेना पड़ेगा। अब वो डिसीज़न अगर गलत साबित हो गया तो भी आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप जिम्मेवार नहीं होगे, ठीक है। फिर आ रहा है नॉट टू डील इन हिज ओन अकाउंट। कोई भी काम करो बिजनेस में, आप कोई डील करोगे तो अपने नाम से कभी मत करना, हमेशा प्रिंसिपल के नाम से करना, क्योंकि अगर आप अपने नाम से करोगे तो प्रिंसिपल की जिम्मेवारी लेगा। प्रिंसिपल हमेशा उसी काम की जिम्मेवारी लेगा जो उसके, क्योंकि आप उसके लिए काम कर रहे हो, राइट। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे आप बैंकिंग के बिज़नेस में हो, आप फाइनेंस के बिज़नेस में हो और आपके प्रिंसिपल ने आपको चेक काटने की परमिशन दे रखी है अपने नाम से, हालांकि काट उसके बिहाफ पर रहे हो बट अपने नाम से, तो इन दैट केस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें आप कर सकते हो। बट वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बिज़नेस कर रहे हो, क्या उस बिज़नेस में इस तरीके का काम मतलब हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो तो देखा जाता है ना सर्कमस्टांसिस कैसे हैं। अदरवाइज सारी एक्टिविटीज़ आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के नाम से ही करोगे। अगर आपने अपने नाम से की तो थर्ड पार्टी के प्रति रिस्पॉन्सिबल आप होगे, आपका प्रिंसिपल नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ टू पे ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड फॉर द प्रिंसिपल। अगर आपको कोई भी पैसा, जैसे आप बिज़नेस कर रहे हो प्रिंसिपल के नाम पे, तो प्रिंसिपल के लिए आप जब भी कई बार किधर उधर जाते हो, कई बार जो है लोग पैसा देते हैं, अब डेटर्स हैं पैसा देते हैं, आपने लाकर प्रिंसिपल को देना है ना, हिसाब किताब नहीं करोगे क्या? आप अपने जेब में थोड़ा पैसे रखोगे, जो प्रिंसिपल के नाम से पैसा आपको मिलता है वो उसका हिसाब किताब आपको उसको देना है, ठीक है। हाँ, अगर आपका कोई रेम्यूनरेशन बाकी है, कोई सैलरी बाकी है, उसने कोई लोन आपसे ले रखा है, कोई खर्चे है जो दे नहीं रहा है, तब आप उस पैसे को अपने पास रख सकते हो, लेकिन उसका प्रॉपर हिसाब तो देना ही पड़ेगा आपको। नॉट टू अर्न सीक्रेट प्रॉफिट्स। प्रिंसिपल की नॉलेज के बगैर अगर आप कोई ऐसी गड़बड़ कर जाते हो और कुछ चुपचाप कोई प्रॉफिट कमा रहे हो और उसको पता लग गया तो फिर वो तो फ्रॉड का केस हो जाएगा ना। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, सब पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं, तो किसी भी पार्टनर को ये अधिकार नहीं होता है कि वो गुपचुप कोई प्रॉफिट अर्न कर ले। जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा, जो भी डील करेगा, जो भी कुछ होगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो बाकी के पार्टनर्स को भी देगा, ताकि सब कुछ एक अच्छे से ऑनेस्टली होता रहे। हाँ, अगर आप प्रिंसिपल की नॉलेज में ये डाल दो कि भाई थर्ड पार्टी के साथ जो डील होने वाली है, थर्ड पार्टी के साथ आप जो है एक अलग से कुछ मतलब एक कोई आपकी सेटिंग है जिस हिसाब से थर्ड पार्टी भी आपको उस काम के लिए कमीशन दे रही है, अगर आप अपने प्रिंसिपल की नॉलेज में डाल दो तो अच्छी बात है ना, ताकि कल को उसको ये ना लगे कि आपने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है। फिर आगे कह रहा है कि नॉट टू सेटअप एन एडवर्स टाइटल, मतलब आपके पास सामान है प्रिंसिपल का कि भैया जाओ इसको बेचो, और आपने क्या किया, उस सामान को चुपचाप अपने पास रख लिया, या थर्ड पार्टी ने कुछ सामान दिया प्रिंसिपल के लिए, आपने उसको देने की बजाय अपने पास रख लिया, मतलब उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, तो ये तो गलत है ना। सो वट काइंड ऑफ गुड्स यू हैव रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, यू मस्ट रिटर्न इट बैक टू द प्रिंसिपल, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी, बात वही आ गया, आप अपने अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ केसेस में आप कार्यभार कम करने के चक्कर में सब एजेंट वगैरह की नियुक्ति कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल इन केस ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी। ये भी आ चुका है कि इन केस अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है या मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है तो एक एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एजेंट प्रिंसिपल के कामकाज की जानकारी और सारा हिसाब किताब उसके जो भी नॉमिनीज हैं उन सबको दे। और लास्ट वन इज नॉट टू यूज़ द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल। आप जिसके बिजनेस को संभाल रहे हो, आपका कोई भी राइट नहीं बनता कि आप उसके बिजनेस के सीक्रेट्स को कहीं आउट करो या इसकी इन्फॉर्मेशन को उसके अगेंस्ट इस्तेमाल करो। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ इनवैलिड, राइट। सो दीज वर द मेन ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट। अब आती है राइट्स ऑफ एजेंट। राइट आपका यही रहेगा कि अगर प्रिंसिपल ने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ दिया और आपको कोई नुकसान हो गया तो उसकी जिम्मेवारी प्रिंसिपल की है, प्रिंसिपल आपको उस नुकसान की भरपाई करके देगा। दूसरी बात, राइट टू रिटेन मनी ड्यू टू हिमसेल्फ, वही कि आपके पास प्रिंसिपल के नाम का कोई पैसा आया है पर क्योंकि प्रिंसिपल ने आपको कोई सैलरी 2 महीने से नहीं दी है तो आप उस पैसे को रोक सकते हो जब तक वो आपका हिसाब किताब नहीं कर लेता।
राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपको इतना रेम्यूनरेशन मिलेगा तो मिलेगा, और अगर नहीं भी लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हो क्योंकि आपने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा हूँ, देन आपको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। राइट। राइट ऑफ लियन ऑन गुड्स, राइट ऑफ लियन का मतलब ग्रहणाधिकार। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल के ऊपर कोई ड्यूज़ बाकी है, यानी कि कुछ पैसा उसने आपको देना है सैलरी के नाम का, और आपके पास कुछ गुड्स उसकी हैं, सामान बेचने के लिए उसने दे रखा है, लेकिन वो आपकी सैलरी देने का नाम नहीं ले रहा, तो आप उन गुड्स को तब तक रख सकते हो जब तक वो आपका हिसाब किताब नहीं कर देता। और इसके अलावा ये भी होता है कि कई बार आप ना और कुछ नहीं है, बस इसमें यही है स्पेसिफिक लियन है। स्पेसिफिक का मतलब होता है उन्हीं गुड्स को रोक सकते हो जिन गुड्स से रिलेटेड कुछ लेना देना बाकी है, जनरल गुड्स को नहीं रोक सकते। मतलब एक होता है जनरल लियन, एक होता है स्पेसिफिक लियन। आपके पास स्पेसिफिक लियन का राइट है। अगर इस लियन के बारे में कुछ भूल गए हो तो आप बेलमेंट वाले चैप्टर में जाकर उसको रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। ये भी वही सीन है कि अगर आपने कुछ सामान बेचने के लिए उसका आपके पास है और प्रिंसिपल के लिए सामान आपने ख़रीदा है मान लो, ठीक है, लेकिन आपने अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं, तो भाई जब तक वो पैसे दे नहीं देता तो आप सामान को अपने पास रोक सकते हो, रास्ते में रोक सकते हो का मतलब प्रिंसिपल के पास जाने से रोक सकते हो। और ये भी हो जाता है कि थर्ड पार्टी से पैसा आपने अपनी जेब से दे दिया है, या अगर मान लीजिए प्रिंसिपल ने कहा है कि भाई ये वस्तुएं बेचो और पैसा ले आओ, तो वस्तुएं बेच दिया, लेकिन जब तक पैसा नहीं आता तब तक आप वस्तुएं थर्ड पार्टी को, यानी प्रोडक्ट जो है थर्ड पार्टी को नहीं सौंपोगे। ठीक है। नेक्स्ट इज़ राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन। वही चीज़ हो गई कि अगर कोई भी नुकसान होता है एजेंट को तो उसका भरपाई कराने का राइट किसका है? प्रिंसिपल का है। अब वो नुकसान किस किस चीज़ से, देखो पहला नुकसान है कि अगर आपके ऊपर कोई मतलब अब मान लीजिए आपके प्रिंसिपल ने कोई चोरी का सामान आपको पकड़ा दिया कि चलो इसको बेच के आओ। अब आपने तो गुड फेथ में बेच दिया, लेकिन वो ऑनर को पता लग गया तो उसने आपको पकड़ के जेल में बंद करवा दिया। अब आपका कसूर थोड़ी ना इसमें, आप तो गुड फेथ में थे, आपको ये नॉलेज ही नहीं थी। तो अब जो आपका प्रिंसिपल है उसकी जिम्मेवारी है कि वो आपको छुड़वाए और अपनी गलती स्वीकार करे, और आपको जो भी लॉस हुआ है पैसों का या जो भी हुआ है तो उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले। ठीक है। और इसके अलावा राइट्स टू बी इंडेमनिफाइड फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ। तो आपने जो है प्रिंसिपल के लिए जो भी कार्य किया है गुड फेथ में किया है, और उसके गुड फेथ में करने, लेकिन गुड फेथ में किया है बट अपनी अथॉरिटीज़ के अंदर रहकर किया है। ओके। और इन दैट केस अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस की जिम्मेवारी भी आपके प्रिंसिपल की रहेगी। ठीक है। और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो मतलब उसकी जिम्मेवारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। सो ये ध्यान में रखना कि आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप काम कर रहे हो गुड फेथ में कर रहे हो। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी अगर आप करते हो या आपके पर्सनल लेवल पर अगर आप कोई गलतियां करते हो, उसकी जिम्मेवारी आपके प्रिंसिपल की नहीं होगी। राइट। नेक्स्ट इज राइट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट और वांट ऑफ स्किल। ऐसा होता है कि कई बार प्रिंसिपल ने आपको कोई ऐसा सामान बेचने के लिए दे दिया जो हार्मफुल था, जो डिफेक्टिव था, और इससे आपको कोई चोट लग गई या कुछ नुकसान हो गया, तो उसकी ज़िम्मेवारी भी प्रिंसिपल की रहेगी। राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल के राइट्स ड्यूटीज़ की और बाकी सारे पॉइंट्स की। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।